हेलो गाइस। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 2 के बारे में। इसका पार्ट 1 मैं कल अपलोड कर चुका था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है, कितने कितने पीरियड्स में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये चारों मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था वैदिक पीरियड के बारे में, सोसाइटी कैसी थी, टाउन्स कैसे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है गाइस। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अगले वाला पार्ट जो है हमारा, और एक चीज़ हम पढ़ चुके थे गाइस, वो था हमारा कि ओल्ड जो एनिशेंट नाम थे, जो रिवर्स के ऋग्वेदिक नाम्स, वो क्या थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में उसके आगे वाला पोर्शन जो है एनिशेंट हिस्ट्री का, वो हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्राह्मणास होते क्या है। इसके आगे और भी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग करते हैं ब्राह्मणास से। अब ब्राह्मणास क्या है? जो वेदास जो है हमारे, जो चार वेद जो है हमारे, आपको चारों वेदों के नाम आने चाहिए, आगे डिस्कस करेंगे। तो उन चारों वेदों के हिम्स जो होते हैं, जो भजन्स वगैरह हम जिन्हें कहते हैं, तो उनके भजन्स को, हिम्स जो उसमें लिखे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, रिचुअलिस्टिक जो हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे फार्मूला जो हैं, और जो हमारे सोशल एंड रिलीजियस, जो धार्मिक हमारे रिचुअल्स हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सब चीज़ों का इसमें मतलब लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, ठीक है। और हर एक वेदा के अपने अपने ब्राह्मण्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऋग्वेदा के ब्राह्मण्स कौन हैं? कोशिताकी एंड एतरिया, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेदा के ब्राह्मण्स कौन हैं? तेतिरिया एंड स्थापथा, ठीक है। उसके बाद सामवेदा के ब्राह्मण कौन हैं? पंचविश एंड जैमिनिया। उसके बाद अथर्ववेद के ब्राह्मण्स जो हैं वो गोपाथ थे, ठीक है। गाइज, आपको ये रखना है याद कि इसके साथ कौन से वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण जो है वो अटैच था। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे चार वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारे चार वेद हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, अरण्यकाज क्या होता है, ठीक है। तो अरण्या, तो जो वर्ड यहाँ पे अरण्या संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। इसलिए जंगल में बैठ के जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उन टेक्स्ट को कहा जाता है अरण्यकाज। क्यों? क्योंकि ये उन हर्मिट्स ने लिखे थे, उन साधुओं ने लिखे थे, उन स्टूडेंट्स ने लिखे थे जो लोग जंगल में रहा करते थे, इसलिए इसको अरण्यकाज कहा जाता है। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद होते क्या हैं? उपनिषद कहते हैं जो हमारे पास फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो होते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए, जो अरण्यकाज होते हैं, ठीक है, इनको तो फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। तो ये किसके साथ डील करती है? तो गाइज, ये डील करती है, आप लिख सकते हैं, जो मिस्टिसिज्म होता है और जो फिलॉसफी होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी थी, ये सेक्रीफाइस जो हम करते थे, ठीक है, उसके बिल्कुल ही खिलाफ थी। अब ये कहता है कि उसकी जगह आप क्या करो, मेडिटेशन करो। क्यों कहते थे? क्योंकि भाई वो खुद मेडिटेशन किया करते थे जंगलों में रह के, ठीक है। और इन्होंने एक ऐसा क्या बनाया, एक ऐसा ब्रिज तैयार किया, ठीक है। अरण्यकाज में ऐसा ब्रिज इसने तैयार किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, एक कर्म मार्ग होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है ज्ञान मार्ग। क्या होता है गाइस? एक कर्म मार्ग होता है, एक ज्ञान मार्ग होता है। इसे कहते हैं वे ऑफ वर्क, इसे कहते हैं वे ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में इसने क्या कर दिया, एक एक ब्रिज बना लिया, ठीक है। ये कर्म मार्ग जो है ये कहता है हमारे पास उपनिषद, ठीक है। और ज्ञान मार्ग जो है, ब्राह्मण हमें बोलते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद बोलते हैं कि कर्म करना चाहिए। अब उन दोनों के बीच में जो एक एक पुल सा बनाया, वो बनाया गाइस यहाँ पे अरण्यकाज ने, ठीक है। अब चलते हैं उपनिषद की तरफ। उपनिषद में क्या कहते हैं? तो ये ऐसे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो किसी के बिलीफ को
वैल्यू देते हैं, किसी के नॉलेज को वैल्यू देते हैं। और जो इसमें मैंने पहले कहा कि सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स उनको क्रिटिसाइज करता है। और कितने उपनिषद हैं? पूरे 108 उपनिषद हैं, ठीक है। और ये कर्मा के उसको क्या करते हैं, कर्म मार्ग को यानी कि वे ऑफ वर्क को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। अगर ओल्ड उपनिषद के बारे में आप जाने तो वो है गाइस बृहद अरण्यका, ठीक है। बृहद अरण्यका एक ओल्डेस्ट उपनिषद है, जिसको उपनिषद को वेदंता भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो ये उपनिषद का जो मतलब होता है ना, ठीक है, उपनिषद का मतलब ही होता है टू सिट डाउन नियर समवन, ठीक है, किसी के पास बैठना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं स्मृतिज होती क्या है, ठीक है। स्मृतिज होती क्या है? ये वैदिक लाइफ जो थी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में बताती थी। जैसे कि पहली लॉ बुक अगर आपको पूछा जाए कौन सी है, तो गाइज वो है मनु स्मृति, जो मनु महाराज ने लिखी थी। नारद स्मृति, ठीक है। यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। उसके बाद पराशर स्मृति, ठीक है, ऋषि पराशर जो थे वो स्मृति। यानी कि 4 स्मृति जो है आपको याद रखनी है कि ये स्मृति थी, ठीक है। यज्ञवल्क्य, ठीक है। ये गाइज यहाँ पे स्पेलिंग जो है थोड़ा वो हो गया है, ये क्या है, यज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञवल्क्य स्मृति। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि स्मृति क्या थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। इसके बाद गाइस है हमारे पास वेदांगाज। तो वेदांगाज कितने थे हमारे? 6 वेदांगाज थे, यानी कि वेदाज की जो वेद के अंग जो थे, वेदों के अंग, ठीक है, वेदों की लिम्ब जो थी वो कितनी थी? 6 लिम्ब है। सबसे पहले क्या था? शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन से डील करती थी। कल्प, रिचुअल के साथ डील करता था। व्याकरण पढ़ा होगा आपने, ग्रामर के साथ डील करता था। निरुक्ता, ठीक है, निरुक्ता, इसका ये यहाँ पे मैंने निकृक्ता लिखा हुआ है, इसको गलत कर कट कर लीजिएगा। तो गाइस इसका है हमारे पास निरुक्ता, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये वर्ड की एटमोलॉजी कहाँ से है, कहाँ से ये वर्ड निकला हुआ है। उसके बाद छंद, छंद हिंदी में पढ़े होंगे आपने। मैट्रिसेस, ठीक है, कि मैट्रिसेस के साथ क्या होता है, उसके साथ डील करते हैं, यानी कि मीटर जो होता है कि आपको किस तरह से कौन सा वर्ड बोलना है, कौन से वर्ड्स में आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे उसको पॉज लेना है, ये सब हमें छंद बताते हैं। उसके बाद ज्योतिष, आपने सुना होगा, वो ज्योतिष काम करता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी। तो ये सब क्या है, ये वेदों के अंग हैं, ठीक है गाइज। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब है इसके बाद हमारे पास पुराणाज। तो गाइज पुराणाज के बारे में पता होना चाहिए। तो डील्स विद द वर्ल्ड क्रिएशन, हम बताते हैं कि वर्ल्ड की क्रिएशन कितनी मतलब कैसे हुई है, तो कितने यहाँ पे ऋषि आए, कितने यहाँ पे सेजेस आए, और कैसी कैसी यहाँ पे डायनेस्टीज आई, ठीक है। इसके बाद कितने पुराणाज है? पूरे 18 पुराण हैं, ठीक है। उसमें से सबसे ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट जो है मत्स्य पुराण। तो ये वर्ड जो है ना गाइज, मत्स्य, मत्स्य का मतलब होता है अगर हम देखें तो फिश, यानी कि मछली, ठीक है गाइस। तो फिर है हमारे पास दर्शनाज, ठीक है। अब ये दर्शनाज क्या हैं? यानी कि इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी, इसको सिंपली कह सकते हैं। तो 6 स्कूल थे इंडियन फिलॉसफी से, हम षड दर्शन कहते हैं, षड में 6। तो वो कौन से थे? न्याय दर्शन, ठीक है। तो न्याय दर्शन से, यानी कि न्याय क्या होता है? एनालिसिस करना। तो इससे कौन से ऋषि जुड़े हुए थे? गौतम। उसके बाद विशेषिका, ठीक है, विशेषिका दर्शन, इसके साथ कौन से ऋषि जुड़े हुए थे? कन्नाडा ऋषि जुड़े हुए थे, ठीक है। तो कन्नाडा ऋषि रेफर्ड, इसमें क्या करते हैं हम? कण, ठीक है, या अणु जो एटम होता है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कन्नड़ा ऋषि। इसके बाद सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन से कौन जुड़े हुए थे? कपिल जुड़े हुए थे। योग दर्शन पतंजलि, ठीक है, इनके आप प्रोडक्ट्स वगैरह भी बाई करते होंगे। इसके बाद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा से कौन जुड़े हुए थे? जैमिनी। उसके बाद उत्तर मीमांसा, इसके साथ जुड़े हुए थे बद्रायना और व्यासा, इनको हम कहते हैं। तो व्यास जी ने क्या लिखा था?
इन्होंने महाभारत लिखी थी, ठीक है। इन्होंने वेदास को क्लासिफाई किया था, इन्होंने पुराणाज लिखे थे और इन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी भी इन्होंने दी है। किसने? वेद व्यास जी ने, ठीक है। इसके बाद गाइस हमारे पास हैं उपवेदास। तो कितने उपवेदास थे हमारे पास? 4 उपवेदास थे, ठीक है, ठीक है। कौन से थे? धनुर्वेद, यानी कि वेदास से जो निकले हैं आगे और वेदास, ठीक है। तो धनुर्वेद ये किससे निकला है? यजुर्वेद से। तो धनुर्वेद, धनुर्विद्या जिसे हम कहते हैं, धनुष बाण वगैरह आपने सुना होगा। तो धनुर्वेद में किससे डील करता है? आर्ट ऑफ वारफेयर, ठीक है, किस तरह से आपको वारफेयर करना है। उसके बाद गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद किस वेद से आगे निकला हुआ है? सामवेद। तो सामवेद में क्या होता है? आर्ट और म्यूजिक के बारे में उसके साथ ही डील कर, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद शिल्प वेद, शिल्पकारी, आर्किटेक्चर किससे निकला हुआ है? अथर्ववेद से निकला हुआ है। कहते हैं ना उसकी कितनी अच्छी शिल्पकारी है, कितना अच्छा शिल्पकार है वो, कितना अच्छा आर्किटेक्ट है वो, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को समझते ही होंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मिलती हैं, तो मेडिसिन से इसका रिश्ता होगा। तो ये निकला कहाँ से? आयुर्वेदा, ऋग्वेदा से गाइज ये उपवेद। एक और वेद निकला है, वो है गाइज आयुर्वेदा। इसके बाद गाइज हमारे पास है एपिक्स, ठीक है। तो एपिक्स हमारे पास कौन सी? सबसे पहले तो महाभारत है, ये लिखी है श्री जो महाराजा ऋषि थे वेद व्यास जी, ठीक है। इसको, और गाइज एक चीज याद रखना, महाभारत को जया संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, महाभारत को जया संहिता भी कहा जाता है। और ठीक है, शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है, शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। तो गाइस पूछा जाए इसके कितने वर्सेस हैं, तो गाइस सबसे लंबी ये एपिक है, क्या है? इसके 1,00,000 वर्सेस हैं। कितने हैं? 1,00,000 वर्सेस हैं, यानी कि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। और ये रामायण से बहुत पुरानी लिखी गई है। रामायण किसने लिखी है? श्री वाल्मीकि जी ने, ठीक है। जो ऋषि वाल्मीकि जी थे उन्होंने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। और उसमें कितने हैं? 29,000 वर्सेस हैं। तो महाभारत में कितने हैं? 1,00,000 उसमें वर्सेस हैं। तो गाइस महाभारत का जो टाइम पीरियड था वो आप याद रख लीजिए। तो गाइस उसको कम से 10th सेंचुरी में लिखा गया था, जो BC की 10th सेंचुरी थी, ठीक है, उससे लेके 4th AD तक इसको लिखा गया है, ठीक है। 10 BC से 4 AD तक आप लिखिए, इसको लिखा गया है। उसके बाद जो रामायण जो है गाइस, तो इसको लिखा गया है किसमें? 5th सेंचुरी BC में, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं आगे। तो गाइस आगे है हमारे पास अब जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। अब जैनिज्म किस तरह से यहाँ पर फैला, जैन किस तरह यहाँ पर फैले, बुद्धास जो हैं किस तरह यहाँ पर फैले। तो गाइज जैनिज्म और जो ये बुद्धिज्म जो है, ये इनकी एग्जिस्टेंस होती है, कब वजूद में आते हैं? तो 600 BC में ये वजूद में आ जाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? मैंने पहले कल भी कहा था आपसे पिछली वीडियो में कि किसी का जो डिक्लाइन होना होता है या कोई अमर्ज होता है, तो किसी कारण की वजह से वो अमर्ज होता है और डिक्लाइन भी होता है। तो गाइज इनका अमर्जेंस कैसे हुई, किस तरह से यहाँ पर ये सीन में आए? तो मेन काजेज जो हैं उसके पीछे क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स थे उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो गया था, ठीक है। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही थी, जिसकी वजह से जैनिज्म बुद्धिज्म का यहाँ पे शुरुआत हो जाता है, ठीक है। ये मूवमेंट शुरू हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं हम जैनिज्म के बारे में। तो भाई जैनिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं ऋषभदेवा। क्या उन्हें? ऋषभदेवा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका एम्बलम जो है वो था बुल। तो इनका जन्म जो होता है अयोध्या में होता है। तो पूरे जैनिज्म के जो हैं 24 तीर्थंकाराज हैं, ठीक है। तीर्थंकाराज मीन्स जो उनके ग्रेट टीचर्स थे, बड़े बड़े टीचर्स थे, जो गुरु थे उनके। और हमें पिछले 22 के बारे में तो पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें आगे पता है 23rd जो है वो कौन थे? परशुनाथ, ठीक है। कौन थे? परशुनाथ। अवतार भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। 23rd परशुनाथ थे।
और 24 जो थे वो वर्धमान महावीरा थे। ठीक है, इतना पता है कि ऋषभ देवा ने जैनिज्म को शुरू किया था, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और पूरे 24 तीर्थंकाराज हैं, ठीक है, जिन्हें ग्रेट टीचर्स कहा जाता है। उसके बाद 23 जो था वो परशुनाथ था, ठीक है, और 24 जो था वो वर्धमान महावीरा थे। तो गाइज महावीरा का जन्म जो है 540 BC में होता है। कहाँ पे? कुंदाग्राम वैशाली के पास। ठीक है, वैशाली क्या था इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैशाली गाइज ये एक एम्पायर था। तो कुंदाग्राम जो है वैशाली के पास में एक जगह है जहाँ पे महावीरा, लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है, ऑफ जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन। वो कौन थे? जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन था। ठीक है, उसमें वो थे, मतलब उस क्लैन का वो हिस्सा थे, जो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी मदर जो थी त्रिशला थी। क्या नाम था उनकी माँ का? त्रिशला था, जो एक लिच्छावी चीफ था। ठीक है, लिच्छावी चीफ चेतक, लिच्छावी का एक चीफ था, चेतक उसकी बहन थी। ठीक है, मैरिड टू यशोदा एंड हैड अ डॉटर नेम प्रियदर्शिनी। ठीक है, अब ये तो आ गई उनकी माता, ये त्रिशला। ठीक है, जो लिच्छावी का चीफ था उसकी सिस्टर थी। उसके बाद इनकी शादी जो हो जाती है 16 साल की उम्र में। याद रखना गाइस, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, और ये आगे एक बेटी कंसीव करते हैं जिसका नाम होता है प्रियदर्शिनी। क्या नाम होता है गाइस? प्रियदर्शिनी। गाइस एक चीज़ यहाँ पे मुझे भूल गया, ये यशोदा है। ठीक है, यशोधरा मैंने कहा, सॉरी, ये यशोदा है। ठीक है, वो यशोदा से शादी कर लेते हैं। उनके आगे एक बेटी होती है प्रियदर्शिनी। ठीक है, जिसका पति जो होता है जमाली। क्या नाम है उसका? जमाली। सबसे पहले वो इसका डिसिपल बनता है। ठीक है, उसका गुरु, इसका जो जमाई है उसका गुरु बन जाता है कौन? ये क्या नाम है? लॉर्ड महावीरा। तो महावीरा जो है एस्थेटिक बन जाते हैं। ठीक है, योगी बन जाते हैं 30 साल की उम्र में। अटेंड केवल्य जीना। ठीक है, वो क्या करते हैं? केवल्य यानी कि जीना को अटेंड कर लेते हैं किसी टाउन के बाहर, आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्भिक ग्राम। जिम्भिक ग्राम टाउन के बाहर, यानी कि वो क्या करते हैं? जीना अटेंड करते हैं। किस उम्र में? एज ऑफ 42 साल की उम्र में। और 72 एज की ईयर में, जब वो 72 साल के हो जाते हैं, 72 साल के हो जाते हैं, 468 BC में पावापुरी में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इतना आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद अब जो कुछ डॉक्ट्रिन जो हैं इसकी, क्या कहते हैं कि महावीरा जो है उन्होंने जैनिज्म को किस तरह से चलाया, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या उसके उन्होंने रूल्स यहाँ पर रखे, तो इस हम शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे। जैनिज्म के 5 डॉक्ट्रिन्स थी, 5 रूल थे, 5 फीचर्स थे। क्या थे? सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको वायलेंस नहीं करना है। क्या करना है? वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है, जो गांधी जी भी कहते थे। डू नॉट स्टील, इसे कहते हैं अस्त्या, आपको चोरी नहीं करनी है। नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, आपको किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है। ठीक है, यानी कि अपरिग्रह, यानी कि जो किसी का ग्रह है, किसी की जगह है, उसको प्रॉपर्टी, उसको आपने ग्रह नहीं करना है। डो नॉट स्पीक लाई, आपको सत्य बोलना है, आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। ऑब्जर्व कंटिनेंस, आपको बिल्कुल कंटिनेंस में रहना है, आपको बिल्कुल ब्रह्मचारी का क्या करना है? आपने ब्रह्मचारी बनकर रहना है। उसके बाद जैनिज्म के त्रिरत्न थे, 3 रत्न थे। यानी कि वो 3 रत्न कौन से थे जो हर किसी को अपने ऊपर अप्लाई करने थे? सबसे पहले राइट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, राइट फेथ रखना है, आपने सच्चा नॉलेज रखना है, जो सच है वो उसको अपने वो ज्ञान अपने अंदर बिठा के रखना है। उसके बाद आपने राइट फेथ रखना है और राइट कंडक्ट। ठीक है, अच्छे ही काम करते हैं। जैनिज्म कहता है कि साल्वेशन, जो मुक्ति जो है वो तभी मिलती है जब हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे पास पोजीशन है, जो चीज़ें भी हमारे पास हैं, उन सबको छोड़ दो। ठीक है, और लंबे समय तक क्या करो? लंबे समय तक व्रत रखो, फास्ट करो, सेल्फ मोटिफिकेशन। ठीक है, अपने मतलब कि इतने तपस्या करो। ठीक है, अपने आप को कष्ट दो, स्टडी करो, मेडिटेशन करो, तपस्या करो, जितना हो सके उतना अपने आप को कष्ट दो। उसके बाद आपको क्या मिलेगी? इस दुनिया से मुक्ति तभी मिलेगी। ठीक है गाइज, और जैनिज्म ने क्या कहा? रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट लोअर देन जीना। सबसे ज़्यादा अहमियत उनको किसने दी? उनको सबसे पहले
उन्होंने ज़्यादा अहमियत किसको दी? जीना को। ठीक है, उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो जीना से कम है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया। वर्ण सिस्टम जो था, जो उन्होंने कहा था ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म की तरह उन्होंने यहाँ पे इसको कंडेम नहीं किया। ठीक है, जैनिज्म ने क्या बोलते हैं उसे, कुड नॉट डिलिंग क्लियरली फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन। उन्होंने मतलब ब्राह्मणिकल रिलीजन था उससे ज़्यादा मतलब उन्होंने क्लियरली डीलिंग नहीं किया, उनसे बिल्कुल अलग रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। ठीक है, इसलिए वो जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में फेल हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, उन्होंने औरतों को भी एडमिट किया और उसके बाद जो मर्द थे उनको भी उन्होंने कहा कि वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी। ठीक है, यानी कि औरतें भी जैनिज्म एक्सेप्ट कर सकती हैं, उसके बाद मर्द जो हैं वो भी जैनिज्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों को उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद जैन मोनास्टिक इस्टेब्लिशमेंट वेर कॉल्ड बसादीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जैन्स जो थे, जैनिज्म जो था, ये मूवमेंट जो थी, इनकी जो मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे ये रहा करते थे उसको क्या कहते थे? बसादीज कहते थे। ठीक है, जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था किसने? खारावेला ने। ठीक है, खारावेला कौन थे? जो कलिंगा के राजा थे। सॉरी गाइस, तो क्या था यहाँ पे? जैनिज्म को खारावेला ने पैटर्नाइज किया। वो कौन थे? कलिंगा के राजा थे। उसके बाद चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो भद्रबाहु के क्या बन गए? डिसिपल बन गए, वो उसके चेले बन गए। ठीक है, यानी कि भद्रबाहु चंद्रगुप्ता मौर्य के गुरु बन गए और वो इनके शिष्य बन गए और इन्होंने जैनिज्म को साउथ में फैलाया। ठीक है, इसके बाद जैनिज्म को दो सेक्ट्स में जब क्या हुई इनकी, वलाभी एक काउंसिल हुई, एक मीटिंग हुई वहाँ पे, तो जैनिज्म को दो सेक्ट्स में इन्होंने वहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक का नाम श्वेतंबर रखा गया। ठीक है, दूसरे का नाम दिगंबर रखा गया। अब श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर वो थे जो श्वेत पहनते थे, यानी कि जो वाइट कपड़ा पहनते थे, यानी कि वाइट ड्रेस पहनते थे। ठीक है, और किसके अंडर रहे वो? स्थूल भद्रा, ये पूरा नाम है गाइस, स्थूल भद्रा, एक ही नाम है ये। और दिगंबर जो थे वो नंगे होते थे। आज भी आप देखते होंगे कि नंगे बाबा जो होते हैं दिगंबर कहते हैं। ठीक है, ये अंडर भद्रा बाहु। ठीक है, अंडर भद्रा बाहु के अंडर ये दिगंबरा सेक्ट बना। जैनास टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज में थे? वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। ठीक है गाइस, इसके बाद इनकी काउंसिल्स के बारे में याद रखना। पहली काउंसिल जो होती है वो 300 BC में होती है। कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्रा में होती है। किसके अंडर होती है? स्थूल भद्रा जो होते हैं। ठीक है, जिन्होंने कौन से सेक्ट को चलाया था वो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, पाटलिपुत्रा में जैना कैनन्स कंपाइल्ड, उन्होंने जैना के कैनन्स को क्या किया? कंपाइल किया वहाँ पे। उसके बाद सेकंड काउंसिल जो होती है वलाभी में होती है, 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में। ठीक है, AD, लेकिन ये BC में होती है, लेकिन ये 5th सेंचुरी AD में होती है वलाभी में। तो किसके अंडर होती है? तो गाइज ये होती है श्यामा सरमना। ठीक है, श्यामा श्रमणा कहाँ पे होती है? वल्लाभी में होती है। तो इसमें 12 अंग और 12 उपअंग को यहाँ पे कंपाइल किया जाता है। किस लैंग्वेज में? अर्धमागधी लैंग्वेज में इसको 12 अंगज को, 12 उप अंगाज को यहाँ पे क्या किया जाता है? कंपाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे गाइज हमारे जैनिज्म के जो काउंसिल्स हुई थी, जो उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे थे। अब देखते हैं हम आगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म है क्या चीज़? ठीक है, बुद्धिज्म मूवमेंट क्या थी, कैसे इसकी शुरुआत होती है? तो क्या सबसे पहले बुद्धिज्म जो है इसको गौतम बुद्धा फाउंड करते हैं। ठीक है, जिनको हम सिद्धार्था कहते हैं, या इनको हम शाक्य मुनि कहते हैं, या तथागता, इन तीनों नामों से गौतम बुद्धा को पुकारा जाता है। इसके बाद इनका जन्म जो होता है 563 BC में होता है। कहाँ पे? लुम्बिनी में, इन नेपाल, इन शाक्य क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, एक शाक्य क्षत्रिय क्लैन है, उसका देखा था हमने जैनिज्म का, वहाँ पे क्या था? जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन। तो इनका है शाक्य क्षत्रिय क्लैन में इनका जो जन्म होता है नेपाल में होता है। इनके पिताजी जो होते हैं वो सुधोधना उनका नाम होता है, वो शाक्य के रूलर होते हैं। और उनकी माँ जो होती है, जो उनकी माता होती है, उसका नाम होता है महामाया। तो ये होती है
कोसालन डायनेस्टी की, कोशाला, ठीक है, कोसालन नहीं है, ठीक है, कोशाला डायनेस्टी की होती है। छोटी सी मतलब जब ये छोटे होते हैं तब उनकी उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनकी एक स्टेप मदर होती है, सुतेली माँ जो होती है वो इनकी टेक केयर करती है, ठीक है, इनकी देखभाल करती है, उसका नाम होता है गौतमी, ठीक है। तो गौतमी जो है इनकी सौतेली माँ होती है, तो वो इनकी टेक केयर करती है, देखभाल करती है। उसके बाद 16 साल की उम्र में, 16 ईयर्स की एज में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ। तो जैनिज्म में देखा था हमने, तो वहाँ पे शादी हुई थी जिसकी, ये जो लॉर्ड महावीरा थे उनकी शादी हुई थी यशोदा, ठीक है। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना, वो शादी हुई थी यशोदा के साथ, यहाँ पे यशोधरा है, ठीक है। तो और उनका एक बेटा था राहुल, ठीक है। और अब देखिए वहाँ पे उनके 3 रत्न अलग थे और इनके त्रिरत्न अलग हैं, ठीक है। बुद्धा इसके फाउंडर हैं, धम्मा इसकी टीचिंग है, संघ इसका जो बुद्धिस्ट मंक हैं या जो नन्स होते हैं जिनको हम बुद्धिस्ट मंक वगैरह जो होते हैं उनके आर्डर को संघ कहा जाता है, ठीक है। बुद्धिज्म को यहाँ पे 2 सेक्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, हिनयाना और महायाना, ठीक है। अगर बुद्धिज्म का पूछें किस में इसको डिवाइड किया गया है, कौन से सेक्ट्स हैं, तो हिनयाना एंड महायाना। अगर आपको पूछा जाए जैनिज्म को किस सेक्ट में डिवाइड किया गया है, तो गाइस वह श्वेतांबर और दिगंबर, एक कपड़ा पहनता है दूसरा कपड़ा नहीं पहनता है, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है जो बुद्धा की लाइफ के जो फेजेस हैं वो किस तरह है और उनको क्या क्या सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जब जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है वहाँ पे लोटस और बुल उनका सिंबल है, ठीक है। महाअभिषेक, ठीक है, महा अभिनिष्क्रमण, ठीक है, महा अभिनिष्क्रमण, ठीक है। रिनंसिएशन कहाँ पे हुई है और जहाँ पे उसका सिंबल रखा गया है, हॉर्स को रखा गया है। निर्वाण जहाँ उनको एनलाइटमेंट मिली है, ठीक है, तो वो कहाँ है, बोधि ट्री। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये फर्स्ट सरमन जहाँ पे उन्होंने दिया था, तो ये है व्हील, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण जहाँ उनको डेथ मिली, तो गाइज वो है स्टूपा, सांची स्टूपा के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसके बाद धम्मा है क्या, तो गाइज धम्मा में उन्होंने कहा है कि 4 ग्रेट ट्रुथ होते हैं, 4 जो हकीकती सच्चाइयां हैं। सच्चाइयां उन्होंने क्या कही, कहता है कि वर्ल्ड जो है ना दुखों और परेशानियों से भरी हुई है। तो इस दुखों और परेशानी का जो कारण है ना वो मिजरी और डिजायर है, सिर्फ चाहत है लोगों को। तो चाहत है तो उससे क्या हो रहा है, चाहत है तो उसकी तकलीफ, उसका आगे लोगों को फल क्या मिल रहा है, लोग दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, ठीक है। अब ये पैन और मिजरी जो है लोगों को, ये जो पैन है ना, सौरव, दुख, तकलीफ और मिजरी जो है, पता है ये खत्म कैसे हो सकती है, जब हम अपनी डिजायर जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको मार दें और उनको अगर कंट्रोल में लाएं, तब ये क्या हो सकती है, तब जाकर हमारी पैन और मिजरी जो है ये खत्म हो सकती है। उसके बाद डिजायर को जो हमारी, अब ये कंट्रोल कैसे करें, उन्होंने कहा कि डिजायर जो है जब हम 8 फोल्ड पाथ को, ठीक है, 8 रास्तों को जो उन्होंने कहे हैं उनको अगर हम फॉलो करें तब जाकर हम इन अपने डिजायर को खत्म कर सकते हैं। तो उनके 8 फोल्ड पाथ क्या है, उन्होंने कहा सबसे पहले आपको सच्ची अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए पूरी सच्चाई क्या है, आपके ख्यालात अच्छे होने चाहिए, आपको कर्म अच्छा करना है, ठीक है, अच्छी तरह से आपको जीवन जीना है, आपको अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीच जो है वो भी अच्छी करनी है, राइट माइंडफुलनेस, आपका दिमाग जो अच्छी चीज़ों से भरा होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन, जब भी आप कोई चीज़ करो तो राइट कंसंट्रेशन से करनी है। जब ये 8 फोल्ड उन्होंने कहा, जब आप ये 8 के 8 मतलब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारोगे उस वक्त आपकी डिज़ायर्स जो हैं, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है ना, जो काज बन रही हैं किसके लिए, आपकी मिजरी के लिए, आपकी पेन के लिए, आपकी सौरों के लिए, तब जाकर वो सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं, ठीक है। ये बुद्धिज्म का 8 पाथ है। फिर उन्होंने कहा कि एक मध्य मार्ग भी है, एक मिडल पाथ भी है, उसको भी अपना सकते हैं। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम, तो दोनों एक्सट्रीम एंड पे ना ज़्यादा यहाँ जाना है ना ज़्यादा यहाँ जाना है, नहीं तो यहाँ जाओगे गिर जाओगे, यहाँ भी जाओगे तो गिर जाओगे, ठीक है। आप मिडल मार्ग से भी चल सकते हो, तो वो क्या है, लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी एंड लीड ऑफ एंड लाइफ ऑफ ए सीवियर आस्टिसिज्म। अब इन्होंने क्या कहा, लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, इन्होंने कहा जिंदगी की, जो जिंदगी में क्या है, कंफर्ट भी होनी चाहिए, लग्जरी भी होनी चाहिए, और लाइफ ऑफ अ सीवियर एस्टिसिज्म, और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ब्रह्मचारी बन के भी आप रह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इन्होंने कहा बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन्होंने नहीं कहा बल्कि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है क्या, तो पाली लैंग्वेज में, ठीक है, त्रिपिटक, 3 पिटक में 3
पितकाज में, यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट में इसको रेफर किया जाता है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। उस पर है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, इसमें जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं उनके रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, माने कि किस तरह से वहाँ पे उनको रहना है, जो वहाँ पे मंक्स और नन्स होंगे वहाँ पे उनको किस तरह से रहना है, तो वो सब विनय पिटक में बताया गया है। तो इसके बाद है हमारे पास सूत्ता पिटक। सूत्ता पिटक में क्या बताया गया है, इसमें जो बुद्धा के सरमन्स हैं, जो बुद्धा ने लेक्चर्स वगैरह दिए हैं कहीं पे जाकर भी, तो वो सब किस में आता है, सूत्ता पिटक में आता है। और उनकी टीचिंग जो है वो सब सूत्ता पिटक में आ जाती है। इसके बाद है गाइज हमारे पास अभिधामा पिटक। तो अभिधामा पिटक में क्या है, अभिधामा पिटक में इन्होंने जो बुद्धिस्ट रिलीजन जो है उसकी जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनको एक्सप्लेन करा है। इसके बाद महावामशा एंड दीपवामशा। तो महावामशा और दीपवामशा है क्या, ये दूसरे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं किसके, श्रीलंका के टेक्स्टों को क्या कहा जाता है, महावामशा और दीपवामशा श्रीलंका के टेक्स्ट को कहा जाता है। अब बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, उसकी वजह क्या बनी, क्या कारण बने, तो गाइस ज़्यादा यूज ऑफ द संस्कृत, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन प्लेस ऑफ पाली, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल एंड रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। देखिए अब वहाँ पे क्या होने लगा, जब ज़्यादा संस्कृत का यूज़ होने लगा, ठीक है, उसकी वजह से बुद्धिज़्म फिर ख़त्म हुआ। उसके बाद इंटेलेक्चुअल की ये क्या बन गई, लैंग्वेज बन गई, ठीक है। उसके बाद इन प्लेस ऑफ पाली, तो लोगों की लैंग्वेज यहाँ पे पाली थी, तो लोग संस्कृत को क्यों मानेंगे। उसके बाद और जो कॉमन जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज ही पाली थी, तो संस्कृत के यूज से क्या हो गया, इसका डिक्लाइन हो गया और दोबारा ही यहाँ से हिंदुइज्म का वो भी रिवाइव हो गई, जिसके कारण से बुद्धिज़्म भी अपनी जड़ें ख़त्म करता गया और वो ख़त्म हो गया। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा बुद्धिज़्म जो है, जैनिज़्म के बारे में देखा, ठीक है। तो एंड आई होप, और जो मैंने ब्राह्मणाज आपको बताए, उपवेदाज, ठीक है, तो आरण्यकाज, तो आपको उनके बारे में भी याद रखना है, ठीक है, होते क्या हैं। उसके बाद तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।